हुआ था लागू। तो उस टाइम पे हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे, यानी कि 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन जैसा मैंने कल बताया था कि आर्टिकल 31 में, अनुच्छेद 31 में हमारा जो संपत्ति का अधिकार था उसको हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि बेटा ये जो राइट था हमें मिला हुआ था, ये इसका मिसयूज होने लगा, लोग आय से अधिक संपत्ति रखने लगे, और उसका चाहे वो तरीका कमाने का कोई भी है, लीगल है या इलीगल है, इस तरह से मतलब इस अधिकार को हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन के तहत है समाप्त कर दिया गया। और ये कब हुआ? जो हमारा चेंजमेंट हुआ था 44। देखो हमारा जब संविधान बना तो जितने भी हमारे आर्टिकल थे उनमें टाइम टू टाइम वो चेंज हुआ है। तो जो हमारा 44 जो चेंजमेंट था वो कब हुआ था? 1978 में, यानी 1978 में हमारा 44वां संविधान संशोधन हुआ। और कौन से आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 31, यानी कि हमारा 21वें अनुच्छेद के अनुसार 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ। और कौन से हमारे राइट को इसमें हटा गया? वो था हमारा संपत्ति का अधिकार। तो अब जो हमारा प्रेजेंट है, यानी कि आफ्टर हमारा जो स्टेब्लिशन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे जो 7 फंडामेंटल राइट्स थे उनमें से एक को हटा के आज हमारे पास 6 मौलिक अधिकार हैं। अगर भी आपसे पूछता है या कोई क्वेश्चन बनता है, किसी भी टेस्ट पेपर में आता है, तो हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? 6। तो उन 6 के अंतर्गत हमारा 2002 में, मई 2002 में शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन, ये हमारा आर्टिकल 21A के तहत इसको ऐड किया। यानी कि हमारे जो मौलिक अधिकार थे उसमें एक अनुच्छेद जो हमारा 21A में क्या ऐड किया गया? राइट टू एजुकेशन। देखो इसके लिए हमारा कोई और अलग से मौलिक अधिकार नहीं बना, बल्कि हमारा 21A जो धारा थी उसके तहत इसको सिर्फ ऐड किया गया है। इसलिए हमारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो सिर्फ 6 ही हैं। इनमें धीरे धीरे कोई अगर जैसे किसी भी तरह का कोई अमेंडमेंट है, कोई भी घोषणा है या कोई नया कानून बनता है या किसी कानून को हटाया जाता है, कम किया जा सकता है, तो वो सारे कोई ना कोई हमारा, जैसे पार्लियामेंट एक लॉ पास करती है, 2 और 3 जो मेंबर होते हैं वो सिग्नेचर करते हैं, तभी कानून बनता है। और उस कानून के तहत ही हमारा जो अनुच्छेद है उसमें किसी भी जैसे राइट टू एजुकेशन को ऐड किया गया या जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया। तो इस तरह से हम जब हमारा संविधान बनकर तैयार हुआ तो 7 हमारे मौलिक अधिकार थे। टुडे इट हैज ओनली 6, यानी कि 6 हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं। तो बेटे जो फंडामेंटल राइट है उनको कॉन्शियंस ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन कहा गया है। यानी कि कॉन्शियंस क्या होता है? कि अंतरात्मा, हमारे जो संविधान है उसकी अंतरात्मा किसको कहा गया? हमारे मौलिक अधिकारों को। क्यों? क्योंकि ये हमारा जो भारतीय नागरिक है उनके विकास के लिए, उनकी उन्नति के लिए, उनकी तरक्की के लिए इन जो मौलिक अधिकारों का बहुत अधिक योगदान है, इसलिए ये हमारे संविधान की अंतरात्मा कहे जाते हैं। इसके बाद क्या है बेटा कि जो हमारा आर्टिकल 12 है, 13, 33, 34, ये बहुत सारे हमारे जो आर्टिकल हैं इनमें अलग अलग कोई भी रिकमेंडेशन हुई है, जैसे हमारी नगर पालिका का है या हमारा नगर। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। मैम आवाज नहीं आ रही है आपकी। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। में बता गया है। तो आज जो हमारा सबसे पहले जो फर्स्ट फंडामेंटल राइट्स है वो है समानता का अधिकार, यानी कि राइट टू इक्वलिटी। इक्वलिटी क्या होती है बेटा? ये हमारा मतलब जो समानता का अधिकार है वो धारा 14 से लेकर 18 तक हमारे अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। तो इसके जो सब पॉइंट है वो कौन कौन से, कहाँ कहाँ पे हमें समानता मिलनी चाहिए,
और कहाँ कहाँ पे हम अपने इस अधिकार का प्रयोग कर सकते हैं। तो सबसे पहले क्या है, इक्वलिटी बिफोर लॉ, यानी कि कानून के समक्ष समानता। आवाज आ रही है ना क्लियर सबको? तो यस मैम। कानून के समक्ष समानता क्या होती है बेटा, कि कानून की नजर में, यानी कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए, चाहे वो किसी भी धर्म, जाति या किसी भी समुदाय या किसी भी वर्ग से संबंधित हो। तो कानून के सामने सभी व्यक्ति समान है। मान लो कोई उच्च वर्ग का व्यक्ति अगर कोई किसी भी तरह की का गुनाह करता है, चोरी करता है, डाका डालता है, कुछ भी करता है, तो वही सजा एक निम्न वर्ग के व्यक्ति के लिए होनी चाहिए, और चाहे वो किसी भी धर्म से संबंधित व्यक्ति है, तो उसके गुनाह के सबको समान, एक समान ही सजा होनी चाहिए। यानी कि आप जैसे कि कोई भी व्यक्ति अगर उच्च वर्ग का है और निम्न वर्ग का है, हम ये भेदभाव नहीं कर सकते कि निम्न वर्ग का है इसकी सजा ज्यादा होनी चाहिए और इस उच्च वर्ग का है इसकी कम। तो इस तरह से ये भेदभाव समाप्त किया गया। ये है हमारा आर्टिकल 14 में। इसके बाद है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि भेदभाव मनाही, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो भेदभाव, जैसे कि हमारा एजुकेशन के एरिया में देखो कि पहले क्या था कि लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता था, गर्ल्स एजुकेशन कम थी। दूसरा क्या थी, उच्च वर्ग के लोग जैसे हमारे क्षत्रिय, ब्राह्मण, इस वर्ग को सबसे ज्यादा एजुकेशन लेते थे। तो धीरे धीरे इस चीज को भी खत्म किया गया। और ये कौन सा हमारा आर्टिकल 15, यानी कि अनुच्छेद जो 15 है, उसमें ये बताया गया है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो चाहे किसी फील्ड में है, चाहे एजुकेशन का फील्ड है, चाहे हमारा किसी भी तरह की फ्रीडम है या इक्वलिटी है, तो उसके अंतर्गत, उसके तहत कोई भी किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं करना। चाहे किसी बच्चे को उसकी किसी एडमिशन में है, या उसका समाज में किसी भी समुदाय से संबंधित है, किसी धर्म को अपने धर्म का प्रचार करने में, तो उसमें किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करना। तो ये कौन से आर्टिकल में, हमारा आर्टिकल 15 में। इसके बाद थर्ड पॉइंट है हमारा इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज, यानी कि अवसरों की समानता। अब अवसरों की समानता क्या है कि जो इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, यानी कि बेटा मान ले कोई भी सरकारी नौकरी है, अगर आप एलिजिबल हो, मान लो कोई भी एसएस की पोस्ट निकलती है, टीजीटी लेवल की है या पीजीटी लेवल की है या पीआरटी की है, तो उसमें क्या है कि सभी व्यक्तियों को समान अधिकार होना चाहिए। ये नहीं कि आपकी एजुकेशन ज्यादा है, इनकी एजुकेशन कम है। अगर एलिजिबिलिटी आपकी है तो आपको सभी व्यक्तियों को फॉर्म भरने का, अपना इंटरव्यू, चाहे उसके लिए टेस्ट देना है या कुछ भी है। तो यानी कि अवसरों में समानता, ये नहीं है कि कुछ व्यक्ति ही इसमें फॉर्म भर सकते हैं और कुछ व्यक्ति फॉर्म नहीं भर सकते। तो जो हमारी सरकारी नौकरी है या हमारी सरकारी सहायता प्राप्त कोई भी संस्था है, कोई स्कूल है, कॉलेज है, मंदिर है, गुरुद्वारा है, या राज्य द्वारा स्थापित कोई भी संस्था है, तो वहां पर सभी व्यक्तियों को समता का भी सरकारी फील्ड है। टचेबिलिटी, ये किस आर्टिकल में था, आप सबको याद होने चाहिए। ये था हमारा आर्टिकल 17 में। अनटचेबिलिटी किस में है, आर्टिकल 17 में। ये क्या था कि छुआछात, जैसे मैंने आपको बताया था, किसी भी व्यक्ति को उसको जाति सूचक शब्द के द्वारा हम संबोधित नहीं कर सकते। कि किसी भी व्यक्ति को, जैसे कोई पंडित है, पंडित से, या कोई भी अनुसूचित जाति है उस नाम से, तो ये क्या है कि कानून के सामने ये अपराध है। तो इस तरह से जो हमारा आर्टिकल 17 है उसमें अनटचेबिलिटी को समाप्त किया गया। अस्पृश्यता का जो छुआछात की जो हमारे देश में जो बीमारी थी या छुआछात, मैम आपकी आवाज क्लियर नहीं है। उसको समाप्त हमारा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स सकते इसको, कि पहले क्या था, जैसे किसी को किसी भी प्रकार की उपाधि दी जाती, जैसे सरताज है, सराय है या शेरी, कुछ भी उपाधि जो दी जाती थी, तो उन उपाधियों को समाप्त कर दिया गया। और सिर्फ हमारी
भारतीय जो सरकार है उसके लिए जो चाहे पद्म श्री है, पद्म भूषण है या भारत रत्न है, इस तरह के उपहार हम दे सकते हैं, लेकिन अपनी तरफ से जैसे कोई भी सर है या किसी तरह की उपाधि नहीं दे सकते। तो इन सारी उपाधियों का जब हमारे अंग्रेजों का टाइम था तो वायसराय वगैरह होते थे, तो वो क्या करते थे कि जो भी हमारी रियासत का राजा उनके फेवर में होता था, उन्हें कोई ना कोई उपाधि देकर उनको बिठा दिया जाता था, अपने पक्ष में कर लिया जाता था। तो हमारी सरकार ने जैसे ही हमारा संविधान लागू हुआ तो इन सारी उपाधियों का अंत कर दिया गया और सिर्फ हमारी जो हमारी भारतीय सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त उपाधियां हैं मैम आपकी उन्हीं को आवाज दिया क्लियर नहीं आ रही, जाने बहुत लगा, ब्रेक हो रही है। ताकि किसी भी प्रकार का जैसे यह है उसमें भी हम भारत रत्न की जो उपाधि है वो दे सकते हैं। लेकिन इसके तहत भी जो हमारा भारतीय सरकार के द्वारा जो मापदंड हमें दिए गए हैं उन्हीं को पूरा करना होता है, तभी हम इस उपाधि के लायक या इसके पात्र हो सकते हैं। तो खामखा की जो उपाधियां बांटी गई थी अंग्रेजों के टाइम में कि ये वायसराय है, ये सर है, ये है, तो उन उपाधियों को हमने सॉरी मैम, बट आज का टॉपिक क्लियर नहीं हो पा रहा, आवाज बहुत ही ब्रेक हो। 14 था, इसमें प्रोविजन था इक्वलिटी टू, क्या था, इक्वलिटी बिफोर लॉ। 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ था। 15 था आपका प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन था और 16 था इक्वलिटी टू अपॉर्चुनिटी, अवसरों की समानता, और 17 में था हमारा अनटचेबिलिटी यानी कि अस्पृश्यता का अंत, और 18 में था हमारा एबोलिशन ऑफ टाइटल्स यानी कि उपाधियों का अंत। इस तरह से 14, 15, 16, 17 और 18 हर में अलग अलग रिकमेंडेशन दी मैम वॉइस ब्रेक कर रही है आपकी बहुत ज्यादा। रिकमेंडेशन के विषय में बताया गया है। अब है हमारा सेकंड जो है देखो हम सब स्वतंत्र हैं, है ना, किसी भी के ऊपर किसी भी तरह का कोई भी बाउंडेशन नहीं है, लेकिन वो स्वतंत्रता भी हमारी एक लिमिट, एक कानून के एक दायरे के तहत ही हम अपनी स्वतंत्रता का उपयोग कर सकते हैं। किसी दूसरे की स्वतंत्रता का हनन ना करते हुए हम अपना स्वतंत्रता पूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं, हमें हर तरह की फ्रीडम है। तो जो आर्टिकल हमारा 19 है इसके तहत क्या बताया गया है, यानी कि इसमें क्या रिकमेंडेशन की गई है, क्या सुझाव दिए गए हैं। तो सबसे पहले क्या है, फ्रीडम ऑफ स्पीच थॉट यानी कि हमारी बोलने की, विचार प्रकट करने की स्वतंत्रता, भाषण देने की स्वतंत्रता। फिर हमारा शांतिपूर्वक कहीं भी हम अपनी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्थापित कर सकते हैं, हम इकट्ठा हो सकते हैं शांतिपूर्वक तरीके से। नेक्स्ट है हमारा कोई भी हम समुदाय बना सकते हैं, संगठन बना सकते हैं, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम बना सकते हैं, संघ बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारा संपूर्ण भारत में घूमने की, यानी कि हम कहीं भी इंडिया में कहीं भी जाकर हम घूम सकते हैं, अपना व्यापार स्थापित कर सकते हैं, हम अपना घर बना सकते हैं, अपना व्यवसाय वहां पे नौकरी कर सकते हैं, तो ये हमें फ्रीडम है। दूसरा क्या है कि जो हमारा व्यापार है चाहे रोजगार है, जहां हम अपनी जमीन लेके, खेत लेके, घर बना के, अपना कोई भी फैक्ट्री वगैरह लगा के, तो इस तरह से क्या है हमें पूरी फ्रीडम है। लेकिन जब आप स्वतंत्र हो तो आपको अपने साथ साथ दूसरे की स्वतंत्रता का भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसके बाद जो सेकंड पॉइंट है इसका, क्रिमिनल प्रोटेक्शन प्रोविजन। फर्स्ट क्या था हमारा, लिबर्टी और लिबर्टीज यानी कि हमें जो जो स्वतंत्रताएं थी वो थी। सेकंड है हमारा पॉइंट क्रिमिनल प्रोटेक्शन प्रोविजन यानी कि अपराधी संरक्षण प्रावधान। तो ये क्या है कि जो हमारा आर्टिकल क्या है 20 दिया गया क्रिमिनल? है, क्रिमिनल के बाद क्या है मैम? क्रिमिनल प्रोटेक्शन प्रोविजन, क्रिमिनल प्रोटेक्शन
प्रोविजन, यानी कि अपराधी संरक्षण प्रावधान, ये आर्टिकल 20 में दिया गया बेटा। तो इसका क्या मतलब है कि अपराधियों को कानूनी संरक्षण प्रदान कराने का प्रावधान किया गया है। अपराधी को वह दंड नहीं दिया जा सकता जिसके द्वारा अपराध करने के दौरान लागू नहीं था। यानी कि बेटा कि मान लो किसी व्यक्ति ने कोई भी अपराध किया है तो वो उसका अपने स्वयं के विरुद्ध गवाही के बाध्य नहीं किया जा सकता। यानी कि एक व्यक्ति है, उसने किसी भी प्रकार का कोई भी अपराध किया है तो उसको भी हमारा ये लॉ कहता है कि वो व्यक्ति भी अपने लिए वकील चुन सकता है, अपनी वो गवाही पेश कर सकता है। गवर्नमेंट के द्वारा उनको वकील का प्रोविजन रखा गया है, यानी कि उसको भी अपक्ष रखने का हमारे संविधान में प्रोविजन रखा गया है। तो ये आर्टिकल 20 में बोला गया है। इसके बाद है प्रोविजन रिगार्डिंग पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, यानी कि प्रोविजन रिगार्डिंग पर्सनल लिबर्टी एंड प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन की सुरक्षा संबंधी प्रावधान, व्यक्तिगत स्वतंत्रता एवं जीवन की सुरक्षा। तो बेटा जैसे कि इसका मीनिंग से ही हमें पता चलता है कि जो आर्टिकल 21 है बेटा, इसमें व्यक्ति को कानून का के द्वारा स्थापित कोई भी संस्था है, किसी भी प्रोसीजर में हम जैसे कोई भी सिलेक्शन प्रोसीजर होता है या कानून के तहत कोई भी संस्था स्थापित की गई है तो उसमें जीवन की सुरक्षा के अधिकार से हमें वंचित नहीं किया जा सकता। यानी कि हमें जीने का अधिकार है। तो अगर जैसे किसी प्रेशर में आके कोई व्यक्ति अपना सुसाइड वगैरह करता है या कुछ भी कर सकता है तो उसके लिए वो सबसे पहले क्या कि वो क्यों परेशान है, किसके द्वारा उसकी स्वतंत्रता का हनन किया जाता है, यानी उसकी फ्रीडम पे दूसरे के द्वारा कहीं वो फ्रस्ट्रेट तो नहीं है, फ्रस्ट्रेट होने के बाद तो ऐसा स्टेप नहीं उठाता, तो उसकी परेशानी को पूछा जाएगा क्यों ऐसा करना चाहता है। प्रोटेक्शन हमारा आर्टिकल 21 में दिया गया है। इसके बाद है हमारा फोर्थ पॉइंट है राइट टू एजुकेशन। बेटा ये मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। तो क्यों? क्योंकि शिक्षा का अधिकार ये हमारा, जैसे मैंने पहले भी बताया था, नवंबर 2002 में हमारा 86वें संविधान संशोधन द्वारा यानी 86 जो चेंजमेंट हुआ हमारे संविधान में, उसके तहत एज 6 to 14 यानी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क एवं जो हमारी यानी कि फंडामेंटल राइट्स के तहत जो हमारी फ्री और कंपलसरी यानी निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, क्या प्रोविजन रखा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को फ्री भी होनी चाहिए और अनिवार्य यानी कंपलसरी एजुकेशन, कोई भी बच्चा एजुकेशन के बिना नहीं रहे। तो इसके लिए किया गया जो प्रोविजन था वो हमारा चेंजमेंट कौन सा था, 86 संविधान संशोधन हुआ, यानी किया गया 86वां बदलाव किया गया हमारे संविधान में 2002 में, और आर्टिकल 21 और कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड, या कोई भी प्राथमिक पाठशाला हो या किसी भी तरह का चाहे सर्व शिक्षा अभियान के तहत है, मिड डे मील, वो सारी चीजें सिर्फ और सिर्फ इसी प्रोविजन के तहत हमारे देश में लागू हुई कि 6 से 14 वर्ष तक का कोई भी बच्चा हमारा शिक्षा से वंचित ना रह जाए। तो इसके बाद जो 6 पॉइंट है वो है हमारा राइट अगेंस्ट अरेस्ट, यानी कि गिरफ्तारी के विरुद्ध अधिकार। राइट अगेंस्ट अरेस्ट, कोई भी व्यक्ति है, मान लो उसको शक की बिना पे हमें कोई भी व्यक्ति, जैसे मान लिया 4 व्यक्ति खड़े हैं, उनमें से किसी 3 ने अपराध किया है, एक व्यक्ति उनमें निर्दोष है, तो शक के तौर पर उस व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है। तो ये नहीं कि उस व्यक्ति को दंड दिया जाए, उस व्यक्ति को भी अपना राइट रखने का अधिकार है, अपना वकील करने का, अपनी गिरफ्तारी के खिलाफ अपना किसी भी तरह का चाहे गवाह देना है या अपनी सफाई पेश करनी है या अपने बारे में बताना है, तो उस व्यक्ति को वो अधिकार है। ये नहीं कि किसी व्यक्ति को मान लो
शक की बिना पे हम गिरफ्तार कर लेते हैं और उसको सजा भी दी जाती है, उस व्यक्ति को भी ये अधिकार है कि 24 घंटे के अंदर उस व्यक्ति को, जैसे अरेस्ट किया गया, उसको पेश करना होता है। इसके बाद उसको वकील के सामने, मतलब जज के सामने अपना, चाहे सरकारी वकील भी, अगर उस व्यक्ति को प्रोविजन दिया गया है कि अपना सरकारी वकील भी वो कर सकता है, प्राइवेट वकील भी उसको प्रोवाइड किया जाता है, ताकि वह निर्दोष व्यक्ति दोषी करार ना दिया जाए, उसको भी अपने जीवन की जो सुरक्षा है वो, उसका प्रोविजन जो है उसको पूरा कर सके। ये नहीं कि पकड़ा, उसको अरेस्ट किया, 24 घंटे के तहत उसको पेश किया और उसको अरेस्ट करके हमें जेल में डाल दिया जाता है, ऐसा प्रोविजन नहीं है। ये हमारे संविधान में लिखित रूप से आर्टिकल 22 में ये व्यवस्था की गई है कि अगर कोई व्यक्ति गलती से, उसको अगर पुलिस पकड़ भी ले जाती है तो वो अपना पक्ष रख सकता है, अपनी सफाई पेश कर सकता है। तो जो बेटा ये हमारा आर्टिकल 19 से लेके आर्टिकल 22 तक तो राइट ऑफ जो फ्रीडम है, इसका बेटा कुछ टाइम के लिए या कुछ जैसे टाइम पीरियड भी हो सकता है, मान लो कुछ घंटे का भी हो सकता है, कुछ दिन का भी हो सकता है। तो इस प्रोविजन को, जो हमारा ये आर्टिकल है, इसको कुछ टाइम के लिए पोस्टपोन भी किया जा सकता है, लेकिन समाप्त नहीं किया जा सकता, इस पे बैन भी लगाया जा सकता। तो वो कौन सी परिस्थितियां हैं, कौन सी सर्कमस्टांसेस हैं कि इस पे क्या है बेटा, कि जैसे जो हमारा आर्टिकल 352, 356 और 360, ये आप नोट कर लेना, 352, 356 और 360, ये 3 हमारी धाराएं हैं जिसके तहत हमारे देश में अगर कोई भी इमरजेंसी आती है, इमरजेंसी के विषय में मैंने कल बताया था कि चाहे कोई भी विदेशी आक्रमण होता है या किसी भी प्रकार की आर्थिक रूप से कोई भी इमरजेंसी हमारे देश में, आर्थिक अर्थव्यवस्था हमारी डामाडोल होती है, तो उस टाइम पे भी इमरजेंसी लगा सकते हैं। हमारे देश में कोई बाहरी आक्रमण होता है, तब भी 2 देशों के बीच में अगर कोई लड़ाई हो जाती है, तो उस टाइम पे जो हमारा राइट टू फ्रीडम है, उसके ऊपर थोड़ा बहुत बैन लगाया जा सकता है। तो ये कौन सा था, ये हमारा कोटा के तहत 2000, जैसे 2003 में झारखंड में एक बार क्या हुआ था कि वहां पे कुछ व्यक्तियों ने उपद्रव किया था, तो झारखंड में 2003 में जब इमरजेंसी लगाई गई, तो वो जो हमारा राइट है, जैसे फ्रीडम का है, बोलने का है, तो व्यक्तियों को क्या था कि 10 आदमी कहीं जाके कहीं कुछ गलत ना भाषण दे, किसी भी जैसे उपद्रव टाइप ना करे, या दूसरों व्यक्तियों को अपनी जो भाव है अपने, उनको उनके सामने ना प्रकट करें। क्यों? क्योंकि देशद्रोह का मुकदमा उनके ऊपर दायर हो सकता है। तो देशद्रोह का क्या है कि देशद्रोह का कि हमारा जो देश है उसके विपक्ष में वो व्यक्ति ना बोले, यानी कि कोई भी व्यक्ति उस टाइम पे, जैसे आजकल क्या कि जब कोई भी इस तरह की कोई घटना होती है, जैसे अभी आंदोलन हुआ है तो हमारा नेट बंद कर दिया गया था, आप लोगों की जो क्लास होती थी ऑनलाइन उसमें बहुत दिक्कत आती थी। क्यों? क्योंकि जो हमारा किसान मोर्चा है उसके तहत जो आंदोलन हुआ, तो उसमें सोशल मीडिया पे बहुत सारी जो अफवाहें हैं वो ज्यादा फैलाई गई। और दूसरा कि इससे क्या हुआ कि बेटा इससे और ज्यादा हमारे देश में अनैतिकता फैलेगी, दंगे फसाद होंगे। तो इस टाइम पे जो हमारा राइट है फ्रीडम का, उसको कम कर दिया जाता है या कुछ टाइम के लिए उसको बंद कर दिया जाता है। तो इस तरह से जो हमारा राइट टू फ्रीडम है सिर्फ इसी पे है। एक बार बेटा ये क्वेश्चन भी आया था कि जो हमारा राइट टू फ्रीडम है वो कब हमारा बंद कर दिया जा सकता है या कुछ टाइम के लिए स्थगित किया जाता है, तो वो किस आर्टिकल में है? तो वो है आर्टिकल 352, 356 और 360, यानी 352, 356 और 360 जो धाराएं हैं, इसके तहत इसको समाप्त, सॉरी कुछ टाइम के लिए इसके ऊपर हमारा बैन लगाया जा सकता है। इसके बाद है थर्ड है सोशल के, सॉरी शोषण के विरुद्ध अधिकार, यानी कि राइट अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, आर्टिकल 23 एंड 24। वर्ष तक के बच्चों को कहीं भी किसी भी होटल पे, किसी भी कंपनी में, किसी भी फैक्ट्री में उन बच्चों से काम करवाना, उनका शोषण करना, जो बच्चा जिसको कलम, किताब, पेंसिल
पढ़ने का, किताबें पढ़ने का, स्कूल जाने का राइट है, यानी कि उसकी उम्र है, उन बच्चों को कहीं भी मजदूरी करवाना, तो ये हमारे कानून के तहत क्या था, ये गलत था। तो इसके लिए भी हमारे देश में जो फंडामेंटल राइट्स है हमारे संविधान में बनाए, तो उसमें ये सबसे पहले मेंशन किया गया कि एंड ऑफ लेबर, यानी मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है। आर्टिकल में ये प्रोविजन रखा गया कि जो चाइल्ड लेबर है, यानी कि बेटा जो 14 वर्ष तक से कम उम्र का जो बच्चा है, उससे किसी भी प्रकार की मजदूरी या किसी भी तरह का काम ना करवा जाए। किसी भी कंपनी में, किसी भी वर्कशॉप में, किसी भी होटल वगैरह में एक 14 वर्ष तक के बच्चे से काम ना करवा जाए। ये हमारा आर्टिकल 23 के तहत इसको इलीगल माना जाएगा। इसके बाद है बच्चों द्वारा कारखानों में काम ना करना, ये बैन ऑफ चाइल्ड लेबर यही है बेटा, इसमें भी यही प्रोविजन है, यानी कि जो 23 और 24 हमारे आर्टिकल है, वो सिर्फ चाइल्ड लेबर से रिलेटेड है, यानी कि किसी भी प्रकार का किसी भी व्यक्ति से कोई भी किसी का एक्सप्लोटेशन ना किया जाए, उससे बंधुआ मजदूरी ना की जाए। जैसे पहले क्या था, अंग्रेजों के टाइम में हमारे देश के लोगों को गुलाम बना के रखा जाता था, और बहुत सारे गुलाम खेतों में उनके चाय के बागान है या नील की खेती है, जैसे बिहार में, बंगाल में नील की खेती थी, जूट की खेती थी, तो वहां पे हमारे देश के व्यक्तियों को जबरदस्ती बांध कर वहां ले जाया जाता था और उनसे खेती करवाई जाती थी। तो इसी तरह से आजकल भी कोई भी गरीब व्यक्ति, जैसे किसी अमीर व्यक्ति के यहाँ उसका शोषण ना किया जाए। तो ये हमारे किस आर्टिकल में है, आर्टिकल 23 और 24 में। इसके बाद हमारा आर्टिकल 4 है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, यानी कि धर्म या धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, राइट द फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये किस में था हमारा, आर्टिकल 25 टू 28, 25 से 28, अनुच्छेद 25 से 28 तक हमारा धार्मिक जो स्वतंत्रता का अधिकार है। तो जैसे पहले है इसमें आर्टिकल 25 में क्या दिया गया है बेटा, कि कोई भी धर्म, किसी भी व्यक्ति को कोई भी धर्म अपनाने का, उसका पूजा पाठ करने का, उसके मंत्र उच्चारण करने का, और मंदिर या गुरुद्वारा जो भी है, जिस धर्म का भी व्यक्ति है वो उसको अपना सकता है, लेकिन वो एक अनुशासन में, एक सामाजिक नैतिकता के तहत और ना करते हुए, यानी कि जो सामाजिक जो नैतिकता, यानी कि जो हमारी मोरलिटी है या हमारे जो गुडनेस है, उसके तहत एक डिसिप्लिन में रहकर, अनुशासन में रहकर हम अपने धर्म का प्रचार प्रसार या पूजा पाठ हम कर सकते हैं। ये नहीं कि जैसे कहीं भी मंदिर है वहां पे सारा दिन घंटी बजाते रहे, और कहीं भी कोई भी चर्च है या कोई भी गुरुद्वारा है वहां पे डिस्टरबेंस हो। तो बेटा अपने धर्म का इस तरह से प्रचार करें कि दूसरे धर्म को किसी भी प्रकार की, चाहे भेदभाव है या कुछ भी है, वो ना फैलने, धार्मिक अराजकता हमारे देश में ना फैलने। तो हम शांति पूर्वक अनुशासन में रहकर अपने धर्म का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके बाद जैसे आर्टिकल 26 है, इसमें क्या है कि धार्मिक संस्था स्थापित करना, कि हम कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है हमारे धर्म से संबंधित, वो हम उसका संगठन कर सकते हैं। आर्टिकल 27 में क्या दे रखा है, कोई भी किसी भी धर्म पर कोई रोक नहीं लगा सकता, यानी कि मान लो हमारे धर्म, हिंदू धर्म है, उसकी ज्यादा है या मुस्लिम धर्म के कम है, सिख ईसाई कम है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि जिसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है उस स्ट्रेंथ के अकॉर्डिंग वो दूसरे धर्म को दबा के रखे या उन लोगों के ऊपर किसी भी प्रकार का अत्याचार वो नहीं कर सकता, उनके ऊपर रोक नहीं लगा सकता। और दूसरा क्या, कि जैसे आजकल क्या है कि जबरदस्ती धर्म परिवर्तन, हम किसी भी व्यक्ति का जबरदस्ती धर्म परिवर्तन नहीं कर सकते, तो ये हमारे कानून के तहत क्या है, इलीगल है, और हम इसके खिलाफ हम अपने न्यायालय में जा सकते हैं। इसके बाद जो हमारा आर्टिकल 28 है, इसमें कोई भी धार्मिक संस्था में किसी भी विशेष धर्म की शिक्षा प्रदान नहीं कर सकते, ये मेन माना जाता है बेटा। आर्टिकल जो 28 में ये माना गया है कि कोई भी स्कूल है, जैसे
कोई कॉलेज है, यूनिवर्सिटी है, चाहे कोई भी लेवल है हमारा एजुकेशन का, हम वहां पे किसी स्पेशल धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते, किसी भी धर्म का प्रचार प्रसार हम नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एजुकेशन, जो राइट टू एजुकेशन, शिक्षा का अधिकार है, इक्वलिटी है, अपॉर्चुनिटी है, तो ये क्या है? ये तो हमारे कानून कहते हैं सभी को समान है ना। तो हम किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में हम एक पर्टिकुलर धर्म की शिक्षा नहीं दे सकते। ये हमारा आर्टिकल 28 में दिया गया है। इसके बाद हमारा जो फिफ्थ है फंडामेंटल राइट्स, वो है कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट्स। कल्चरल एवं राइट्स, ये है हमारा 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार, एजुकेशनल राइट। सारे बेटा, किसी का माइक ऑन है उसको ऑफ करो। मैम प्लीज ये रिपीट तो कर दो जो आप फिर से। हमारा आर्टिकल मैम 29 है करना, ये बेटा, कल्चरल के इसमें बाद मैंने क्या पहले भी पॉइंट है? आपको, जो हमारा फिफ्थ फंडामेंटल राइट्स है वो कौन सा है? कल्चरल एवं एजुकेशनल राइट्स, यानी कि सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार। ये कहाँ से है? ये आर्टिकल 25 से लेकर 28 तक है। तो जो हमारा आर्टिकल 29 है, तो उसमें क्या दिया गया है? ये है हमारा सांस्कृतिक एवं शिक्षा का अधिकार 29 और 30 में, ठीक है ना। 25 से 28 हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का, अब 28 और 29 है हमारा सांस्कृतिक एवं शैक्षिक, यानी 28 और 29 में हमारे कल्चर से संबंधित और हमारी एजुकेशन से संबंधित प्रोविजन रखा गया है। तो 9 में क्या दे रखा है? माइनॉरिटीज के लिए, हमारे शेड्यूल कास्ट के लिए, एससी, बीसी, ओबीसी, जो हमारी लो कैटेगरी है, उन सबको जो आरक्षण दिया गया है वो हमारा आर्टिकल 29 और 30 के तहत ही हमें प्रोविजन रखा गया है। तो 29 में क्या है कि चाहे हमारी कोई भी कल्चर है, कोई भी लैंग्वेज है, कोई भी लिटरेचर है, यानी कि संस्कृति, भाषा या साहित्य कोई भी है, तो वो हम बच्चों उसको बनाए रखने के लिए हम संस्थाओं की स्थापना का हमें अधिकार है। मान लो मेरी अपनी कल्चर है, तो उसको, उसका प्रचार करने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए, जैसे कोई भी सभाएं हैं, जैसे बिहार के व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं तो वो अपनी एक संस्था बना लेते हैं, गढ़वाल का जो समुदाय, गढ़वाल के व्यक्ति यहाँ रहते हैं वो अपना समुदाय। तो क्यों हम अपनी कल्चर को क्यों छोड़े? अपनी संस्कृति को हम दूसरी जगह जाकर क्यों छोड़े? हम उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं अपनी किसी भी संस्था के तहत। हम कोई संस्था बना सकते हैं, अपने कल्चर का, अपनी संस्कृति का कोई भी जैसे प्रोग्राम है, कोई भी ओकेजन है, हम सेलिब्रेट कर सकते हैं, यह हमारा अधिकार है। तो इस तरह से हम अपनी संस्कृति को, अपनी भाषा को, अपनी भाषा का, जैसे हमारी हरियाणवी है, या फिर उत्तराखंड की गढ़वाली है, या फिर हमारी जो साउथ की है कोई भी भाषा है, तमिल है, तेलुगु है, कन्नड़ है, कोई व्यक्ति अगर उधर से यहाँ आता है तो स्वतंत्रता पूर्वक अपनी भाषा, इस तरह से हमें कोई भी व्यक्ति कहीं भी हमारे देश में हमें कोई रोकने वाला नहीं है, बशर्ते हमें एक अनुशासन में, एक मौलिक जो हमारी नैतिकता है उसके तहत ही हम अपना प्रचार प्रसार कर सकते हैं। इसके बाद है 6 हमारा जो फंडामेंटल राइट्स है, वो है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रिमीडियल्स, यानी कि क्या क्या रिमीडियल्स हैं, क्या क्या हमारा जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार इसको माना गया है कि क्या मैम क्या आपकी आवाज क्लियर नहीं है। राइट्स दिए गए हैं इनकी सुरक्षा के लिए, यानी कि इनकी सेफ्टी के लिए ये हमें अधिकार प्रदान किया गया। तो इसमें क्या है कि जैसे सबसे पहले क्या है कि कोई भी व्यक्ति अगर किसी व्यक्ति के धर्म का, जाति का या भाषा, संस्कृति या उसके साहित्य का खंडन करता है, या उसको किसी भी प्रकार की हानि पहुंचाता है, उसके धर्म को किसी भी प्रकार की हानि, उसकी भाषा पे किसी भी प्रकार का ऑब्जेक्शन या उसकी स्वतंत्रता का हनन करता है, तो हम क्या कि इस जो हमारा आर्टिकल 32 है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार हमें
आर्टिकल 32 में दिया गया है, तो इसमें क्या क्या है कि जितने भी हमारे रेमेडीज हैं उसके तहत, यानी कि हमारे उस जो आर्टिकल 32 के तहत, मान लो हमारे 14 आर्टिकल का हनन होता है, हमारी स्वतंत्रता का हनन होता है, तो हम 32 के तहत हम उसकी किसी भी न्यायालय में जाकर उसके लिए अपना अधिकार परीक्षा यानी कि पूछ सकते हैं कि क्यों मेरे इस अधिकार का हनन होता है, तो इसको अधिकार परीक्षा भी बोला गया है। तो इसमें क्या है कि बेटा इसके अंतर्गत न्यायालय में जाकर किसी बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित समय में, यानी कि जैसे मैंने अभी बताया था कि लाइफ की सेफ्टी है, मान लो किसी व्यक्ति को कोई भी किसी भी दंड के कारण किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता है, नहीं कि उस व्यक्ति को परमानेंट जेल में ही डाल देंगे। अपना पक्ष रखने का अधिकार है कि क्यों मुझे अरेस्ट किया गया, क्या मेरा अपराध है, तो इस तरह से वो भी अपनी सफाई दे सकता है। मान लो किसी व्यक्ति की फ्रीडम पे किसी भी प्रकार की रोक लगाई जाती है, तो वो भी ये पूछ सकता है अधिकार परीक्षा यानी कि पूछने का, इंक्वायरी का, कि मेरे जो फ्रीडम का राइट्स है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की बंदिश क्यों लगाई गई है। तो इस तरह से जो हमारा राइट ऑफ इंक्वायरी है, यानी कि हमारा जो परीक्षा का अधिकार है, यानी कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 के तहत वो अपना पूछ सकता है। तो इस तरह से बहुत सारी चीजें हैं जो मान लो किसी व्यक्ति के साथ, जैसे एजुकेशन में, शिक्षा में या नौकरियों में भेदभाव किया जाता है, तो आजकल क्या है, हम आरटीआई लगा सकते हैं। वो आरटीआई के तहत भी क्या है कि मैं राइट टू इंफॉर्मेशन है ना, वो भी आरटीआई राइट क्या है हमारा, इंफॉर्मेशन का, कि हमें सूचना चाहिए, सूचना का अधिकार है ये हमारा, कि हमें किसी भी जैसे नौकरी में है, सरकारी नौकरी में हम ये पूछते हैं, किसी का सिलेक्शन होता है या जैसे कोई भी, जैसे आज का ये अभी पेपर देखते हैं हम उठा के, तो जो हमारा यूनिवर्सिटी है, कानपुर यूनिवर्सिटी है बेटा, वहां पे प्रोफेसर के जो इंटरव्यू हुए थे, तो वहां पे 2012 का आज जो मुद्दा उठता है, तो उसमें ये देखा गया है कि कुछ कमियां मिली उन डॉक्यूमेंट्स में। तो वो क्या था कि आरटीआई के तहत जो हमें राइट टू इंफॉर्मेशन है, हमें सूचना का अधिकार है, जो हमारा परीक्षा का जो अधिकार है, तो उसके तहत हम ये पूछ सकते हैं कि जो व्यक्ति सिलेक्टेड हुआ है उसको किस बिहाफ ओके। तो जो हमारा फंडामेंटल राइट्स का जो टॉपिक है वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक माना है बेटा, और ये पेपर में तो आता ही आता है। आपका जो भी एंट्रेंस जो भी आप दोगे उसमें कोई ना कोई क्वेश्चन आपसे जरूर पूछा जाता है, तो इसको अच्छे से तैयार कर लेना और इसके नोट्स भी बना लेना। आज जो मैंने पढ़ाया है फंडामेंटल राइट्स, उन सब के आप नोट्स बना लेना।